तो आरिफ हबीब साहब ये बता रहे थे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कि हुकूमत बजट में जो कारोबारी तबका है उसको रिलीफ देने के लिए जा रही है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ना सिर्फ ये मईशत के लिए बल्कि बहुत अच्छी खबर होगी, बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी कि हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा सकती है। लेकिन बजट आने से पहले प्रेडिक्शन भी की जाती हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा उस तरह से नहीं होता है। तो बजट में प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुमकिना इजाफी टैक्स मुलाजमीन में तशवीश की नई लहर दौड़ा देता है। हर साल ही हम ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी जो तबका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा होता है उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है और उसकी कमर पर मज़ीद बोझ लाद दिया जाता है। मुल्तान में निजी इदारों के मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई, यूटिलिटी बिल्स और रोज़मर्रा अखराजात ने पहले ही ज़िंदगी को मुश्किल बना रखा है, कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में मज़ीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। सुनिए कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन अगर तो टैक्स लग जाता है, टैक्स के हवाले से किस कदर वो परेशान दिखाई देते हैं। हम प्राइवेट मुलाजमीन पहले से बहुत परेशान हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वासा का बिल है, वो पेड करेंगे, हम टैक्स पेड करेंगे। ऑलरेडी कौन सा आइटम है जिस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा? जो चीज़ भी खाने के लेने जाओ उस पर तो ऑलरेडी वो टैक्स दे रहा है। जो गरीब आदमी है वो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजरो बसर कर रहा है, तो मज़ीद टैक्सेस लग जाएंगे तो वो तो और मुश्किलात का सर उसके वो हो जाएगा, शिकार हो जाएगा सर जी वो। तो इस तरह तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा सर्विस। हम तो ऑलरेडी जो है प्राइवेट मुलाजमीन टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मज़ीद अगर टैक्सेस लगेंगे तो हमारी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। अब सैलरी से भी डिडक्ट करवाएंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम कैसे देंगे, उनकी हॉस्पिटल की सहूलियात को हम कैसे देखेंगे। तो ये प्राइवेट मुलाजमीन जिनको ये ख़दशा है कि उनके ऊपर टैक्स की अगर इजाफ़ा कर दिया जाता है, टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती है, तो फिर वो किस तरह से गुजारा करेंगे। ऑलरेडी इतनी महंगाई है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। ज़हीर अली ख़ान हमारे साथ हैं, उस्मान ख़ान हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ शकील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, बेरोज़गारी के हवाले से मैं आपसे सवाल करूँगा जो आपने कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से किया था, और वो उस सवाल को गोल कर गए थे। लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी मसला ये है कि जो एक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया जाता है 10%, 15%, 20%, पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है उनके मुलाजमीन को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है, उनके ऊपर बल्कि इजाफी टैक्सेस का बोझ डाल दिया जाता है। तो हर एक, बशमूल मेरे, हर एक के जहन में ये होता है बजट आने से पहले कि जनाब इस दफ़ा क्या हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगा दिया जाएगा। तो क्या सोच रही है हुकूमत, जो ऑलरेडी हम टैक्स पेयर हैं, हमारी तो तनख्वाह आने से पहले ही टैक्स कट जाता है, तो क्या कहीं कोई स्लैब में तब्दीली तो नहीं की जा रही, टैक्स तो बढ़ाया नहीं जा रहा। और ख़ास तौर पर एक चीज़ ये, और सुपर टैक्स के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही थी, क्या इसमें भी कोई कमी लाई जा रही है? बिल्कुल फवाद, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। ये सबसे अहम सवाल है जो कि क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट हो या सरकारी मुलाजमीन हो, उनके लिए बहुत अहम इशू है कि उनकी सैलरीज बढ़ेंगी या नहीं, और जो टैक्स उन पर लागू किया गया है, भारी टैक्स, वो कितना कम होगा। तो इस बार भी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि सालाना बुनियाद पर 600 अरब रुपए हुकूमत ने टैक्स वसूल किया है सरकारी मुलाजमीन, ओवरऑल जो सैलरीड क्लास है उससे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से उनकी परचेजिंग पावर या सैलरीज नहीं बढ़ती, तो ये उनके ऊपर इन्फ्लेशन का एक इजाफी बोझ होता है। तो इस बार ये कुछ प्रपोजल तैयार की गई हैं। जो स्लैब्स हैं वो 6 से बढ़ाकर 8 किए जाएंगे। स्पेशली जो माहाना बुनियाद पर 1 से 2 लाख रुपए कमाते हैं, या सालाना बुनियाद पर 12 से 24 लाख रुपए जिनकी इनकम है, उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इससे नीचे वाले मुलाजमीन हैं उनको पहले ही टैक्स इतना हासिल है, उनको टैक्स छूट है। तो ये एक मिडल तबका या क्लास थी जिनको रिलीफ देने का हुकूमत सोच रही है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है हुकूमत को कि आप सैलरीड क्लास पे कुछ बोझ कम करें, और ऐसे सेक्टर जो टैक्स नेट से बाहर हैं, खासतौर पर प्रोफेशनल्स। आप देखें, इस्लामाबाद कैपिटल है और FBR की बिल्डिंग के आसपास भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, जिनके जो डॉक्टर्स हैं बाहर कमर्शियल मार्केट्स के अंदर बैठ के उनके ऑफिस है, और वो कैश की बेसिस पे फीस लेते हैं पेशेंट से, लेकिन उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसी तरह लॉयर्स हैं, इसी तरह ट्रेडर्स हैं, टियर 1 के रिटेलर्स हैं,
बहुत सारे सेक्टर हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। ज़राई शोबा है, उसके ऊपर अगले साल टैक्स वसूली शुरू हो जाएगी। तो प्लान ये है कि ऐसे शोबे जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। IMF का भी यही मौक़िफ़ है। हुकूमत का ख्याल ये है कि इस बार थोड़ा सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया जाए। लेकिन सरकारी मुलाजमीन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेक्रेटेरिएट के सामने बिल्कुल जमा हो चुके हैं, पुलिस भी है, सिक्योरिटी भी है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो 4 तकरीबन एडहाक रिलीफ अलाउंस हैं वो जम किए जाएँ तनख्वाह में, या एटलीस्ट 2 किए जाएँ। हुकूमत उस पर अभी तक मान नहीं रही। शायद उनको एक एडहाक रिलीफ जो है वो जम कर दिया जाए तो 10% मैक्सिमम 15% तक उनको इजाफा मिल सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपने क्वेश्चन किया, उनको रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा कि टैक्स जो बोझ है उसको कम किया जाए, तो उससे उनका जो है परचेजिंग पावर बेहतर होगी। जी, और बाकी जो आपने पूछा अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा कल सवाल भी आपने वज़ीर ख़जाना से रेज़ किया और हम देख भी रहे थे, और वो उसका सवाल का जवाब भी वो गोल मोल कर गए, कोई जवाब दे नहीं सके। तो ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, इस साल अनएम्प्लॉयमेंट की शरह क्या रही? हुकूमत दावे तो करती है कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे, नौकरियाँ दी जाएंगी, लोगों को रोज़गार के मौक़े दिए जाएंगे, तो मजमूई तौर पर शरह क्या रही इस साल? क्या देखा आपने, क्या आपकी फाइंडिंग है? देखिए फवाद, जो बेरोज़गारी की शरह वो पाकिस्तान में बढ़ रही है। खुद इकनॉमिक सर्वे में इसका इतराफ़ किया गया है, 7.1% या उससे ऊपर चली गई है। और जो महंगाई है, जो गुर्बत है, महंगाई भी डबल डिजिट में है, और जो गुर्बत है वो 29% है अराउंड। और बलूचिस्तान जैसे सूबे में 47% है। अगर हम देखें शहरों और देहात का मुकाबला करें तो देही इलाकों में 36% पावर्टी रेट है। तो ये तीनों चीज़ें ऊपर जा रही है। मेरा क्वेश्चन भी यही था फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं, जो हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हो गया, हमारी ग्रोथ 3.7% जो कि 4 साल की बुलंद सतह पर है, लेकिन साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो भी 2.55% के हिसाब से बढ़ी है। तो ये इनफ नहीं है ये ग्रोथ। और उनसे पूछा था कि आपने रोज़गार पैदा करने के लिए क्या मौके पैदा किए हैं पिछले 2 साल में, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। वो वही मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे थे, माइक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ उनका फोकस नहीं था। इकनॉमिक सर्वे के अंदर ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट होता है, पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है, उसके अंदर हमें कहीं नहीं बताया गया कितने रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा किए गए हैं। जी एग्जैक्टली। और उसके अंदर आप देखें कि अभी भी बताया गया है ऑफिशियली कि तकरीबन 60 लाख अफराद बेरोज़गार हैं, लेकिन असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और जो पावर्टी की आप बात करते हैं तो 100 में से 29 अफराद जो हैं वो पावर्टी लाइन से नीचे हैं। और जो डेफिनेशन हुकूमत ने बयान की है इस इकनॉमिक सर्वे में, वो आप देखें कि अगर योमिया $1 आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं, खर्चा करते हैं, तो आप जनाब पावर्टी लाइन से ऊपर हैं, आप अमीर तबके में आ जाते हैं। वो कोई 270-72 रुपये बनते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि माहाना बुनियाद पर $30 अगर आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, तो उसका ख्याल है, हुकूमत का ख्याल ये है कि ये पावर्टी लाइन से लोग ऊपर हैं, नीचे नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल है। जो फोकस होना चाहिए था वो अवाम, आम घराने जिनका बजट बनाना है, उस पर फोकस होना चाहिए था, उस पर किसी किस्म की ये बड़ी अहम आपने नुक्ता उठाया है कि फोकस हुकूमत का होना चाहिए था आम आवाम के लिए, एक आम फैमिली के लिए जो अपना बजट बना रही है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, वो महंगाई की चक्की में ना पिसे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। उस्मान खान, ये जो चीज़ बता रहे हैं शकील साहब, ज़ाहिर है डेफिनेटली हर कोई यही चाहेगा कि उसको ज़्यादा, आवाम तो यही चाहेगी ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। क्या किसी किस्म की कोई तवक्को है अपोजिशन को कि ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है? लेकिन इक़्तिसादी सर्वे भी कल हमने ये देखा है, और जिस तरह से शकील साहब ने बताया कि उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट की शरह भी बढ़ रही है, महंगाई की शरह भी बढ़ रही है, और उस तरीके से वसाइल हमारे पास ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और अपोजिशन की जानिब से तो ये इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि जनाब आली जो ये बजट आ रहा है वो तो IMF की ईमा पर आ रहा है। तो मजमूई तौर पर अपोजिशन आपको इस बजट को लेते हुए उनके क्या थाट्स हैं? आपकी तो बात होती रहती होगी, किस तरह से तनकीद कर रहे हैं वो, या क्या तजवीज़ है उनके पास? अगर गवर्नमेंट साइड पे देखा जाए तो इस बार बजट तैयारी में बहुत ही मुश्किलात का सामना हुकूमत को करना पड़ा, और इसी वजह से क्योंकि इत्तेहादियों की डिमांड्स भी थी और उसको पूरा के लिए एक तरफ इत्तेहादियों के मुतालबात पूरे करने हैं, दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइ जो है उसको भी कहीं ना कहीं हुकूमत ने मीट करना है। तो इसी हवाले से एक तो मुश्किलात थी, और दूसरा जब हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से जो है वो तनकीद और कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है। तो यकीनन अपोजिशन की जहाँ तक आपने बात की है, तो अपोजिशन का काम यही है कि हुकूमत के इक़दामात के ऊपर नज़र रखे, उसके ऊपर अपना तनकीदी जायज़ा पेश करे। और शेडो बजट जो है वो अपोजिशन की जानिब से ये बताया गया था कि उन्होंने तैयार किया है, और पूरी तैयारी के साथ इसीलिए फ़ैसला किया गया है कि बाइकआउट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर बैठकर बजट जो है उसके अदाद शुमार जो पेश किए जाएंगे उसको सुना भी जाएगा, और उसके ऊपर अपना जो रद्द-ए-अमल होगा तनकीदी वो भी अपोजिशन ने पेश करने का फ़ैसला किया है। इसी हवाले से एहतजाज की हिकमत अमली जो है वो भी बनाई गई है। तो जो हुकूमत है, एक तो ये फ़ैसला भी हुआ है कि
जो बजट है इस बार अनोखा जो है वो शेड्यूल बनाया गया है। मुश्किलात थी, बहुत बार शेड्यूल जो है वो हमने देखा कि तब्दील होता रहा और इसीलिए अब चूँकि मुहर्रम भी आ रहे हैं तो यही फैसला किया जा रहा है कि आशूरा से पहले जो बजट के पहले बराइल हैं उसको जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए और बाकी जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और दीगर मामलात होंगे उसको फिर योम आशूर के बाद जो है वो जारी रखने का फैसला किया गया है। तो ये 40 घंटे जो है डिबेट की जाएगी जिसमें अपोजिशन को जो है बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा और स्पीकर की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी ने बजट डिबेट के दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर या एजेंडे से हट के बात करने की कोशिश की तो उसी जमात का उनका जो टाइम है वो कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब जो ज़ाहिर है आज के इजलास के बाद जब बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद जो अरकान का इज़हार ख्याल है वो शुरू हो जाएगा। तो यूँ ये एक हफ्ते तक जो है वो बजट जारी रहेगी जिसमें अपना अपना जो अरकान है मौक़िफ़ का जो है वो पेश भी करेंगे और इसी हवाले से जो इक़दामात की आपने बात की है या अवामी रिलीफ की तो वो हुकूमत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए।